नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। प्राचीन भारत में युद्ध का अनिवार्य हिस्सा थे हाथी। अपनी विशालता, सीखने की अदम्य क्षमता, आक्रामकता तथा असाधारण बल के कारण सेना में हाथी की संख्या किसी राजा की शक्ति संपन्नता का द्योतक हुआ करती थी। चतुरंगिणी सेना के चारों अंगों का अपना महत्व रहा है, तथापि हाथी को श्रेष्ठता प्राप्त थी। सेना का नायक अथवा स्वयं राजा हाथी पर बैठकर ही युद्ध करते थे। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि हाथी की ऊंचाई, जिसमें बैठकर लड़ रहे शासक सेना नायक को केवल सुविधा सुरक्षा ही प्राप्त नहीं होती, अपितु इससे उसे दूर तक देखने और रणनीति बनाने में भी मदद मिल जाती थी। ऊंचाई से युद्ध को देख रहा सेना नायक आसानी से आक्रमण, प्रत्याक्रमण अथवा युद्ध नीति में बदलाव के निर्णय लेने में सक्षम हो सकता था। प्रश्न उठता है कि हाथी कब और कैसे भारतीय सेनाओं का हिस्सा बने होंगे। इसका उत्तर जटिल इसलिए हो जाता है क्योंकि वैदिक साहित्य लोक जीवन में हाथी का उल्लेख तो करते हैं, परंतु युद्ध में उनकी सहभागिता स्पष्ट नहीं हो पाती। इसके उलट संगम साहित्य युद्धों में हाथी की भूमिका को स्पष्टतः सामने रखते हैं। दक्षिण भारत में न केवल हाथी बहुतायत में पाए जाते हैं, बल्कि संगम साहित्य के उल्लेखों के अतिरिक्त बहुत बाद तक भी हाथी का युद्ध में प्रयोग बताते हैं। उदाहरण के लिए चोल राजा राजेंद्र देव के चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध करने संबंधी जो भी उल्लेख प्राप्त होते हैं, उनमें हस्ती सेना की बड़ी भूमिका रही है। महाकाव्यों के युग तक बड़ी मात्रा में हाथी युद्ध में प्रयोग लाए जाने लगे थे। यद्यपि रामायण में बहुताधिक संदर्भ नहीं, तथापि महाभारत का युद्ध हाथियों के साथ लड़ा गया। इस युद्ध में सेनाओं का अनुमापन अक्षौहिणी के आधार पर होता था। इसकी सबसे छोटी इकाई थी पत्ति, जिसमें एक हाथी, एक रथ, 3 अश्व और 5 पैदल सिपाही होते थे। संज्ञान में लें कि अक्षौहिणी के सभी घटकों में हाथी और रथों की संख्या समान थी। 3 पत्तियों का एक सेनामुख जिसमें 3 हाथी, 3 सेनामुखों का एक गुल्म जिसमें 9 हाथी, 3 गुल्मों का एक गण जिसमें 27 हाथी, 3 गणों की एक वाहिनी जिसमें 81 हाथी, 3 वाहिनियों की एक प्रत्तना जिसमें 243 हाथी, 3 प्रत्तनाओं का एक चमू जिसमें 729 हाथी, 3 चमुओं की एक अनीकनी जिसमें 2187 हाथी, 10 अनीकनियों से मिलकर एक अक्षौहिणी बनती थी जिसमें 21,870 हाथी होते थे। योद्धा अपने हाथियों पर कसे हुए हौदों के भीतर बैठते थे, जो उनके लिए कवच का कार्य भी करता था। महाभारत के विराट पर्व में उपलब्ध विवरणों के अनुसार 4 सैनिक हाथी के पैरों की रक्षा के लिए नियुक्त किए जाते थे। यह बारीक विश्लेषण बताता है कि सेना में रथों से कमतर हाथी की भूमिका नहीं मानी गई है। महाभारत का वह प्रसंग कौन भूल सकता है जब उस हाथी को, जिसका नाम अश्वत्थामा था, को मारकर यह भ्रम फैला दिया गया कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा वीर गति को प्राप्त हुए हैं। नरो वा कुंजरो वा का यह उल्लेख युद्ध में छल कपट के प्रयोग का उदाहरण तो बना ही, हाथी के उपयोग का सर्वज्ञात साक्ष्य भी है। वह हाथियों से सज्जित राजा पुरु अथवा पोरस की ही तो थी, जिसने सिकंदर के विश्व विजय का सपना चकनाचूर कर दिया। यूनानी इतिहासकारों से प्राप्त उल्लेखों के अनुसार अपनी हस्ती सेना पर पोरस को चतुरंगिणी सेना के अन्य अंगों से अधिक विश्वास था। झेलम के तट पर आक्रामक सिकंदर के लिए किसी दैत्य के सदृश थे हाथी, जिनसे लड़ने का उसके पास न तो अनुभव था न ही सामर्थ्य।
इस संबंध में मैकिंडल की पुस्तक इंडिया एंड इट्स इन्वेजन बाय अलेक्जेंडर में उल्लेख मिलता है कि पोरस की हस्ती सेना को देखकर सिकंदर अवाक रह गया और उसके मुख से अनायास निकल पड़ा, अंततः मेरे सम्मुख वह भय उपस्थित है जो मेरे साहस के समक्ष है। अब मेरा सामना जंगली जानवरों से पड़ा है। इतना ही नहीं, सिकंदर की सेना का मनोबल भी हाथियों के समक्ष ढीला पड़ गया था। जदुनाथ सरकार की पुस्तक मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कर्टियस के हवाले से उल्लेख है कि भारतीय हस्त सेना ने सिकंदर की सेना में हड़बड़ाहट और भय पैदा कर दिया था। हाथियों की अद्भुत चिंगार से न केवल घोड़े अपितु मनुष्य भी घबरा गए और सैनिक पंक्ति में बिखराव आने लगा था। पोरस की सेना में 130 हाथी होने का उल्लेख डायोडोरस ने किया है। कर्टियस के अनुसार गंगा के उस पार गंगरिपाई तथा प्रेसियाई दो जातियां निवास करती हैं, जिनका राजा अग्रमिस अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर अन्य भांति की सेनाओं के अतिरिक्त 3000 हाथियों की सेना तैयार रखता है। आरसी मजूमदार की पुस्तक क्लासिकल अकाउंट्स ऑफ इंडिया में प्लूटार्क के हवाले से उल्लेख है कि इन राजाओं के पास उपलब्ध हाथियों की संख्या 6000 थी। यह जानकारी पर्याप्त थी, इसलिए पोरस के हाथियों से कुचले गए मनोबल वाले सैनिक आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हुए और सिकंदर का विजय अभियान धरा रह गया। यवनों ने हाथी की महत्ता को समझा और कालांतर में उसे अपनी सेना का अनिवार्य अंग भी बना लिया। राधा मुकुंद मुखर्जी अपनी पुस्तक चंद्रगुप्त और उनका काल में लिखते हैं कि मौर्यों के शासन समय में चंद्रगुप्त की प्रशिक्षित हस्ती सेना से प्रभावित होकर यवन शासक सेल्यूकस ने हेरात, कंधार और काबुल के बदले में 500 हाथी प्राप्त किए थे। सेल्यूकस ने इन हाथियों का प्रयोग एंटीगोनस के विरुद्ध युद्ध में किया और सफलता अर्जित की। E.H. वॉर्मिंगटन की पुस्तक कॉमर्स बिटवीन रोमन एम्पायर एंड इंडिया में उल्लेख मिलता है कि वर्ष 281 ईसा पूर्व में एक अन्य यवन पाइरहोस भारतीय हाथियों को इटली ले गया। इसी तरह हेसडबल ने वर्ष 251 ईसा पूर्व में पेनोरमस में भारतीय महावतों द्वारा चलाए गए हाथी प्रयोग में लिए। इन्हीं भारतीय हाथियों का प्रयोग रोम के विरुद्ध द्वितीय प्यूनिक युद्ध में हैनिसबाल तथा हेसडबल ने किया। अर्थात भारतीय हाथी युद्ध में उपयोगी समझे जाने लगे और उनकी पहुंच विदेशों तक होने लगी थी। वस्तुतः मौर्य शासन समय तक हाथियों की उपयोगिता बहुत बढ़ गई थी। प्लिनी ने चंद्रगुप्त की सेना में 9000 हाथियों के होने का उल्लेख किया है। जहां भारतीय हस्त युद्ध शैली का विदेशियों पर गहरा प्रभाव पड़ा था, इसके उलट यवनों की अत्याधुनिक अश्वसेना ने भारतीयों को प्रभावित किया। भारत में अश्वसेना की महत्ता मौर्य युग के उपरांत अधिक बढ़ गई थी, तथापि हाथी भी उपयोगी बने रहे। ओडिशा के हाथी गुंफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि खारवेल ने अपने शासन काल के 12वें वर्ष में दक्षिण अभियान में हाथियों का उपयोग किया था। गुप्त काल तक आते आते युद्ध अत्यधिक तीव्र और गतिशील हो गए, अतः उन्होंने हाथी के स्थान पर अश्वों को अग्रिम पंक्ति में स्थान दिया। बाद के समयों में अर्थात सम्राट हर्ष के शासन समय में भी हस्ती सेना होने का उल्लेख प्राप्त होता है। हुइनसांग के अनुसार तो हर्ष की सेना में 60,000 हाथी थे। हाथी के माध्यम से क्या हम प्राचीन भारत में युद्ध कला के क्रमिक विकास पर भी समझ विकसित कर सकते हैं? निश्चय ही जिन समयों में छोटे छोटे जनपद और राज्य अपने विस्तार के इच्छुक हुए होंगे, उन्हें भारी साजो सामान एवं युद्ध के उपकरण लाने ले जाने, दुर्गम रास्तों को पार करने के लिए हाथियों की आवश्यकता हुई ही होगी। इसके साथ ही सेना के प्रयाण के पश्चात उसके अन्य अंगों को सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत भी हाथियों की अत्यधिक महत्ता रही होगी। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के अनुसार शत्रु की व्यूह रचना,
उसके दुर्ग व छावनियों को कुचलने वाले और प्राणों तक ले लेने वाले हाथी ही थे। हम जीव विज्ञान में प्राणियों के विविध वर्गीकरण देखते पढ़ते रहे हैं, परंतु प्राचीन भारत की वर्गीकरण शैली को समझें तो वह बहुत प्रभावित करती है। इस वर्गीकरण में जीव विज्ञान भी है, अर्थशास्त्र भी है और युद्ध नीति भी। अर्थशास्त्र प्रदत्त वर्गीकरणों के अनुसार हाथियों के प्राप्ति स्थान, शारीरिक बनावट और कार्य क्षमता के आधार पर उन्हें उत्तम, मध्यम और अधम विभेद में बांटा गया था। कलिंग, अंग, पूर्वी करुष देश के सभी हाथी उत्तम, दशार्ण और पश्चिमी देश के हाथी मध्यम तथा सुराष्ट्र और पंचनद के हाथी अधम कोटि के वर्गीकृत किए गए थे। इसी तरह कार्यभेद के आधार पर हाथियों के 4 भेद बताए गए हैं। पहला है दम्य अर्थात शिक्षा देने योग्य। इसके अंतर्गत उपभेद हैं स्कंदगत, वारिगत, अवपातगत, यूथगत आदि। दूसरा भेद है सान्नाह्य अर्थात युद्ध के योग्य। इसके उपभेद हैं उपस्थान, संवर्तन, समान, वधावध, हस्तयुद्ध, नग नारायण, सांग्रामिक आदि। तीसरा वर्गीकरण है औपवाह्य अर्थात सवारी करने के योग्य, जिसके उपभेद हैं आश्चवर्ण, कौड़ारोपवाह्य, धोरण, आधानगतिक, यष्ट्रवयुपवाह्य, तोतोपवाह्य, शुद्धोपवाह्य, मार्जनयक आदि। चौथा वर्गीकरण है कालघातक वृत्ति वाला, जिसके उपभेद हैं शुद्ध, सुव्रत, विषम और सर्व प्रदोष प्रदुष्ट आदि। इतना ही नहीं, शारीरिक लक्षणों से अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और आयु के आधार पर भी हाथी का वर्गीकरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। युद्ध के दृष्टिगत एक अच्छा हाथी कैसा होता है, इसे वाण ने अपनी कृति हर्षचरित में स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं कि उसके नख चिकने, रोए कड़े, मुख भारी, सिर कोमल, ग्रीवा मूल छोटा और उदर पतला होना चाहिए। उसे अच्छे शिष्य की भांति सीखना चाहिए तथा सीखी हुई बातों पर अड़िग रहना चाहिए। यहां सीखी हुई बात महत्वपूर्ण है। आखिर क्या सिखाया जाता था हाथी को? युद्ध के लिए तैयार किए जाने वाले हाथी के प्रशिक्षण संबंधी सबसे अच्छी जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही प्राप्त होती है। वे हाथी को 7 प्रकार की शिक्षा प्रदान किए जाने को उल्लेखित करते हैं। ये हैं उपस्थान अर्थात हाथियों को छोटी दीवार, वृक्षों आदि की रुकावट को कूद कर पार करना सिखाया जाना। समवर्तन अर्थात हाथियों को विभिन्न ऊंचाइयों व दूरियों को लांघना सिखाया जाना। समयान अर्थात महावत के आदेश के अनुरूप व्यवहार करने का प्रशिक्षण। वधावध अर्थात सूंड, दांत व अन्य अवयवों से घोड़े, हाथी अथवा किसी योद्धा को मारने अथवा पकड़ने का प्रशिक्षण। हस्तयुद्ध अर्थात शत्रु सेना से किस तरह लड़े इसका अभ्यास। नागरायण अर्थात इमारतों और किलों को तोड़ने का अभ्यास एवं सांग्रामिक अर्थात युद्ध में विविध उपयोगी कार्यों का प्रशिक्षण। प्राचीन भारत के इतिहास की समग्र व्याख्या के लिए उस समय की युद्ध शैली को जानना समझना आवश्यक है। तभी हम युद्धों, महायुद्धों के प्रकार व विस्तार को समझ सकते हैं। साम्राज्यों के बनने और बिखरने के कारणों को जान सकते हैं। इस प्रक्रिया में निर्विवाद सत्य है कि इसमें हाथी और हस्ती सेना ने अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।